यह चीज हम बेटा। तो कल हमने सेक्शन 10(2)A भी किया था कि कंपोजिशन जो स्कीम है वो सर्विस प्रोवाइडर भी ले सकता है। उसके लिए ये बताया था कि प्रीवियस ईयर में उसकी टोटल जो टर्नओवर है वो कितनी बेटा 50 लाख तक होनी चाहिए। अगर वो सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है तो उसमें एक्सप्लेनेशन में ये देखा था कि जो टोटल टर्नओवर है उसका कितने परसेंट, 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर, उससे ज्यादा की सर्विस नहीं होनी चाहिए या तो ले सकता है। फिर मैंने कहा था कि रेस्टोरेंट वाले ले ही सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिट है नहीं। ये बात हो गई थी हमारी डिस्कशन आपके साथ। उसके बाद अब इसमें मेन बातें हैं वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। हाँ जी बेटा, आगे वाला चला ले बस। एक बुक इंग्लिश की मेरे को देना, मेरे पास हिंदी की है बुक। सर ये जो 10% और ये 5 लाख बढ़ा है, इसमें ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का ही है। हाँ जी, तो ये बंदा जो कल जो किया था उसमें ये सर्विस भी दे रहा है, कुछ भी बेच रहा है, उसके लिए ही है। तो ये तो अकेला जो सर्विस देता है उसकी लिमिट 50 लाख रुपए है। जो गुड्स और सर्विस दोनों देता है, गुड्स और सर्विस दोनों देता है, वो किसी भी केस में सर्विस जो है, अगर कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो किसी भी केस में सर्विस जो है वो टर्नओवर का 10% और 5 लाख, जो दोनों में ज्यादा उससे ज्यादा नहीं दे सकता। अगर देता है तो फिर कंपोजिशन नहीं दे सकता। आगे समझ में, दोबारा समझ ले। अकेली सर्विस देता है नहीं, 50 लाख रुपए लिमिट है। अगर उसकी टर्नओवर पिछले साल में 50 लाख से कम है तो वो कंपोजिशन ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता, खत्म। अब कोई व्यक्ति गुड्स भी बेचता है और सर्विस भी देता है, तो उस केस में कितनी सर्विस दे सकता है वो कंपोजिशन में? वो ये कहता है कि उसकी जो टोटल टर्नओवर है पिछले साल की उसका 10% और 5 लाख, जो दोनों में से ज्यादा है वो ले लो, ले लिया। कहता उतनी सर्विस इस साल देगा तो कंपोजिशन ले सकता है, अगर उससे ज्यादा देगा तो कंपोजिशन नहीं ले सकता। अब आगे समझो। कौन सा क्वेश्चन, कितने नंबर क्वेश्चन? वो रेंट वाला समझाया था बेटा मैं तेरे को, दोबारा पढ़, अभी समझाता हूँ दोबारा देख, आप भी पढ़ो समझ में आ जाएगा। तो 99 और ये 12 है।
हो गया। आप सप्लाई वाला चैप्टर निकालो। सप्लाई वाला चैप्टर निकालो। सप्लाई वाला देखो इंडेक्स में। नहीं नहीं, मीनिंग ऑफ सप्लाई। वाटर एक्सचेंज आया, उसमें शेड्यूल सेकंड निकालो। कितने नंबर चैप्टर है? निकालो सेकंड, क्योंकि तुम भूल गए और तुम्हारे को पॉइंट समझ में आएगा नहीं, इसे लिंक करेगा ये। शेड्यूल सेकंड पेज नंबर 72 पे है, मिल गया? उसमें पॉइंट नंबर 6 देखो। सबसे लास्ट, नहीं नहीं नहीं, नहीं। शेड्यूल सेकंड के सीरियल नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 6 है ना। फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई, हाँ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट समझते हो? समोसा चटनी याद आ गया। मिक्स सप्लाई और, अब सुनना, कहता है कि कंपोजिट सप्लाई में दिक्कत ये आती है बहुत सी जगह, ध्यान सुनना। ये जो शेड्यूल सेकंड है ना बेटा, ये बताता है कि कई कामों में देख के अपने को ये लगता है कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान ले, ये सप्लाई ऑफ सर्विस मान ले। उस काम को देखने में ऐसा लगता है कि ये गुड्स की सर्विस है, गुड्स की सप्लाई है, और फिर देखे नहीं यार ये तो सर्विस की भी सप्लाई है। तो वहां पर गवर्नमेंट को भी, कंफ्यूजन थी। लोगों को तो कंफ्यूजन आएगी कि गुड्स की सप्लाई माने या सर्विस की सप्लाई माने। तो बेटा इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 74 पर ऊपर 6 नंबर लिखा हुआ है कंपोजिट सप्लाई। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया बेटा, आपको हाउस बना के देगा। क्या बना के देगा? हाउस। आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जिसे अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलते ठेका ले लिया उसने, कि मैं ये मकान बना के दूंगा, 500 रुपए स्क्वायर फुट लूंगा, लेबर मेरी, मटेरियल मेरा, सब कुछ मेरा। उसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है भाई सामान सारा मैं ला के दूंगा, आयरन, सरिया, सीमेंट, ग्रिड, बजरी, रेता, सब कुछ मैं है, आपने तो बना के देना है, उसका बता दो। वो कहता फिर मैं 150 रुपए स्क्वायर फुट लूंगा। समझ मेरी बात को? तो अब देखा जाए तो जो दूसरा एग्जांपल दिया, कोई मेरे को मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर, उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि एक बिल्डिंग बनाने का, सप्लाई मैं करूंगा गुड्स की। तो बताओ वो सप्लाई, वो गुड्स बना के मेरे को बिल्डिंग बना के देगा, तो वो मेरे को सप्लाई सर्विस की कर रहा है, गुड्स की कर रहा है? वो सर्विस ही। ठेकेदार तो सिर्फ बना के दे रहा है, सर्विस ही दे रहा है मेरे को। समझ रहे बात को? दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करूं, मान लो गुड्स भी उसी का और बना के भी वो देगा, तो उसमें दोनों चीजें कंपोजिट सप्लाई होगी वो, क्योंकि गुड्स की सप्लाई भी होगी और सर्विस की भी होगी। बात समझ आएगी नहीं? कंपोजिट सप्लाई का मतलब ये था जो ऐसी सर्विस जो रूटीन में बंडल में दी जाती है। तो ऐसा नॉर्मल होता ही है, लोग बना के देते ही है बेटा। डीएलएफ कंपनी होगी और होगी, ये सब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं कॉमन पार्लेंस में। मेरी बात सुनो, उनका डी बंडल में जाती है। इन्हें देखना, फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस एज मेंशन्ड इन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 119, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, आपको वो बना के देगा बिल्डिंग। दूसरा है सप्लाई बाय वे ऑफ और एज ए पार्ट ऑफ एनी अदर सर्विस और एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक का मैंने बताया था, मतलब एक तरीके से रेस्टोरेंट की सर्विस होगी। अब इसके आगे आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। समझा कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अगर कोई आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देते हो आप किसी को भी, तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे।
रेस्टोरेंट में कोई सॉफ्ट ड्रिंक ली और ली, उसको भी क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, जीएसटी लॉ के अंदर लिखा हुआ है। अगली बात समझो। अब इसका कोई लेना देना नहीं है, आप अपने टॉपिक पे आ जाओ वापस। मैंने सिर्फ ये दिखाया वहां पर कि रेस्टोरेंट की सर्विस को क्या मानते, सप्लाई ऑफ सर्विस मानते, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम लेनी हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस की लिमिट क्या नीरज, 50 लाख, बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन वो लिमिट रेस्टोरेंट के केस में लागू नहीं होती, वो विदाउट एनी लिमिट कंपोजिशन ले सकता है, बाकी सभी सर्विस पर लागू होगी। बोलो, बात समझ आएगी नहीं? हाँ, बाकी सभी पर लागू होगी, ठीक है। अब अपने क्या है यहां पर, अब ये कल पढ़ लिया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को रेट में। अब क्या है, कंप्लायंस ऑफ एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिंग द स्कीम, नॉलेज के लिए देखना सिर्फ। कहता आपको क्या कंप्लायंस करना सोचते हो, कंप्लायंस का मतलब ये है कि आपको क्या क्या पालना करनी पड़ेगी, क्या क्या बातें माननी पड़ेगी अगर आपने क्या लेनी है, अगर कंपोजिट स्कीम लेनी है तो, ठीक है। सुनना, अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि डिस्क्राइब एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम। क्या क्वेश्चन हो गया, डिस्क्राइब एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिंग द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम लेने के जो एसेंशियल उनको डिस्क्राइब करो। ये है 1 2 3 और 4 और आगे दे रखे दो, समझा क्या। नंबर 1 ये क्या कहता है, सुनना। अब इसमें मैंने आपको दिखा दिया, कहता है इफ द एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन सप्लाई रेफर्ड टू इन क्लोज बी ऑफ पैरा 6 शेड्यूल सेकंड। हम देख के आए हैं, नहीं तो ये समझ में आता नहीं आता। शेड्यूल सेकंड पैरा 6 क्लोज बी, क्लोज ए तो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट का और क्लोज बी है रेस्टोरेंट का। बोलो समझ आया कि नहीं है? ठीक है, तो ये बात यहां लिख लो, ये रेस्टोरेंट की बात कर रहा है। ठीक है जी। अब इस पैराग्राफ में यही समझाया इसने कि अगर वो सर्विस देता है, हेलो, तो बेटा विदाउट एनी लिमिट वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। उसके अलावा कोई भी सर्विस देता है तो वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर है तो ही कंपोजिशन ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। और प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है 50 लाख। अब ये मैंने जो प्यार से समझा दिया एक लाइन में, इसमें 7 लाइनों में लिखी हुई है ये बात, पढ़ के दिखा देता हूं आपको। then he can provide then he can provide other service to the extent of limit specified in subsection 1। लिमिट बताइए आपको कितनी है, 50 लाख। but person engaged in service referred to in clause B of paragraph 6 of schedule 2 can opt the scheme of subsection 1 without any restriction of monetary limit, without any limit। समझा क्या। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रेस्टोरेंट फॉल इन द कैटेगरी, इस कैटेगरी में आते हैं। इफ एनी सर्विस प्रोवाइडर अडॉप्ट द कंपोजिशन स्कीम देन ही वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम शुड नॉट एक्सीड द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन द सबसेक्शन 1। इसको पढ़ोगे तो ऐसा लगता है ये है क्या, सिंपल लैंग्वेज में लिख लो। मतलब एक कंपोजिशन स्कीम अगर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर आपकी टर्नओवर है तो ले सकते हो, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट। समझ आ गई मेरे बेटा। गुड्स के केस में क्या थी, 1.5 करोड़, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में 75 लाख, सर्विस के केस में 50 लाख। और रेस्टोरेंट वाले विदाउट एनी लिमिट ले सकते हैं, पहली ये कंडीशन है। समझ आ गई। इसको अपनी लैंग्वेज में यहां समझ लो, नहीं तो घर जाके लिख लेना। बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरा
He is not engaged in making any supply of goods or service which are not liable to tax under this act. कहता है वो ऐसी सर्विस की सप्लाई या गुड्स की सप्लाई ना करता हो जिसपे जीएसटी नहीं लगता। मान लो वो सप्लाई करता है, अब दारू वाइन ठेका वाला है, जो वाइन शॉप वाला है, शराब वाला, वो कहता है मैं कंपोजिशन स्कीम लूंगा, वो ले ही नहीं सकता क्योंकि वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, उस पर तो वैट लगता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। ये तो हमें पता है, लेकिन ठीक है, इसने पॉइंट लिखना था, लिख दिया। ये साफ लिखा हुआ है, आर नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट प्रेजेंटली एल्कोहलिक लिखकर, बट नॉट लेवेबल टू टैक्स का मतलब हो गया नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो अगर ऐसी सप्लाई करता है तो वो जीएसटी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। कंफर्म है, उस पर जीएसटी की लगती तो कंपोजिशन की तो बात दूर की। क्लियर होगी बात। थर्ड पॉइंट, ही इज नॉट एंगेज मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, दैट इज ए रजिस्टर्ड पर्सन नॉट सप्लाइंग गुड्स outside the state can opt a person not supplying goods outside the state can opt for this scheme. A person making interstate sales can't opt for this scheme. A registered person making interstate purchase, that is purchasing of goods from other state, can opt for this scheme. ये सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रीड करो दोबारा से, मैं समझाता हूँ अपनी। सुनना बेटा, ये पॉइंट पढ़ने के लिए दिया था मैंने आपको। इस सी पॉइंट में ये लिखा हुआ है, आपको सी पॉइंट आपने पढ़ लिया हो तो, कि यदि कोई व्यक्ति इंटरस्टेट सप्लाई करता है, फिर बकायदा लिख दिया कि गुड्स की, तो वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। समझना, मतलब यदि कोई व्यक्ति इंटरस्टेट सप्लाई करता है गुड्स की, तो बेटा वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। सर उसकी टर्नओवर सिर्फ 10 लाख है, और गुड्स के केस में कितनी है बेटा, 1.5 करोड़, और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में कितनी है, 75 लाख, तो सिर्फ 10 लाख ही है। ले सकता है? नहीं ले सकता। अगर इंटरस्टेट सप्लाई करता है गुड्स की, तो एग्रीगेटर ने तो देखना ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन के अंदर ही रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उसके ऊपर कि अगर आप, अरे लिमिट तो तब देखोगे जब वो एलिजिबल है। लिमिट कब देखेंगे? एलिजिबल है तब। जो एलिजिबल ही नहीं है तो लिमिट कब देखेंगे? मेरी बात समझा कि नहीं आगे? एक बच्चा कहता जी मैंने एग्जाम पास कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। मैं कहता अंडर एज है, अंडर एज है, एज छोटी है, तो सर मेरा फर्स्ट रैंक है, बिल्कुल होगा, एग्जाम दिया होगा, आगे होगा फर्स्ट रैंक। लेकिन एज मांगी थी उन्होंने मिनिमम 18, वो बच्चा 17 साल का ही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वही बात है, अगर इंटरस्टेट सप्लाई करता है किसकी, गुड्स की, तो भैया उसकी टर्नओवर कितनी भी हो, चाहे 1.5 करोड़ से कम हो, 1.5 करोड़ से, तो वो अपना क्या कंपोजिशन स्कीम देगी। अब कंफ्यूजन बच्चों को ये आती है कि सर ये एग्रीगेट टर्नओवर में तो इंटरस्टेट सप्लाई, हाँ बेटा यहां लिखा हुआ है भी 1.5 करोड़ देखने के लिए आपको ये भी जोड़ना है, बिल्कुल लिखा हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा। तो सर यहाँ क्यों लिखा हुआ है? बेटा यहाँ तो एग्रीगेट का मतलब बताया, एग्रीगेट का मतलब क्या क्या इंक्लूड करेंगे, बात समझ आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा अब ध्यान से सुनना, अगर इंटरस्टेट सप्लाई सर्विस की करता है फिर ले सकता है। एक्चुअल में क्या है, गवर्नमेंट का मानना है कि इंटरस्टेट सप्लाई तो सर्विस की देता है तो ले सकता है, मतलब सर्विस के, अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई सर्विस की दे रहा है ना, और वो 1.5 करोड़ से क्या है या 50 लाख से क्या है कम है तो ले सकता है। सिर्फ इंटरस्टेट की रिस्ट्रिक्शन जो है वो किसके ऊपर है, सिर्फ गुड्स के ऊपर है। अब वो क्वेश्चन वाला घुमाता है अपने को, इंटरस्टेट का तो दूसरे स्टेट से परचेज किया, परचेज में कंडीशन थोड़ा ना है, किस पे है, सेल पे है। सप्लाई क्या होता है, सेल पे है। ये लिखा पढ़ो इसको, तो क्या लिखा है पूरा पढ़ो इसको, पढ़ो पूरा। He is not engaged in making any interstate outward supply of goods or service, ठीक है।
दैट इज ए रजिस्टर्ड पर्सन नॉट सप्लाइंग गुड्स आउटसाइड द स्टेट। यहां क्या लिखा है? गुड्स आउटसाइड द स्टेट कैन ए रजिस्टर्ड पर्सन नॉट सप्लाई गुड्स आउटसाइड द स्टेट कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। ए पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सेल कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। ए रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट परचेज दैट इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट कैन बी ऑप्ट फॉर दिस स्कीम। इसमें दोनों लिखा हुआ है, दोनों लिखा हुआ है। इंटरस्टेट सप्लाई किसकी ना करे बेटा? गुड्स की और सर्विस की, दोनों कर दिए इसमें। तो इंटरस्टेट सप्लाई अगर गुड्स की भी करता है और सर्विस की भी करता है तो फिर वो कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकता। हाँ, इंटरस्टेट क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है। समझा कि मैंने? मतलब गुड्स में कहीं से खरीद के ला सकता हूँ। पहला पॉइंट हमने पढ़ा रेस्टोरेंट वाला। दूसरा कह के नॉन टैक्सेबल है वो नहीं ले सकते। तीसरा ये बताया बेटा इंटरस्टेट सप्लाई वाला नहीं ले सकता। डी पॉइंट, इज नॉट एंगेज मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स। छोड़ो ईसीओ बेटा, ईसीओ पढ़ाया था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ओला उबर, याद है ना? तो ईसीओ कभी भी कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकता। आगे बात समझे? ये क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा युवराज कि कौन कौन नहीं ले सकता। जो इंटरस्टेट सप्लाई करता वो नहीं ले सकता, जो लिमिट क्रॉस कर देगा वो नहीं ले सकता, ईसीओ नहीं ले सकता, ठीक है जी। नॉन टैक्सेबल नहीं ले सकता, जिसके गुड्स क्या है? नॉन टैक्सेबल है, जो जीएसटी के दायरे में नहीं आते। ई पॉइंट, ही इज नॉट मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। मैडम ऐसे गुड्स हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिए। अभी कुछ गवर्नमेंट कोई भी नोटिफाई कर सकती है, गवर्नमेंट के पास बेटा पावर होती है सारी की सारी। कहता है वो ऐसे गुड्स नए ना बनाता हो जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिए है? नोटिफाई कर दिए हैं काउंसिल के सुझाव से। भाई ये गुड्स बना के बेचता है तो वो कंपोजिशन नहीं ले सकता, तो फिर वो नहीं ले सकता। तो गवर्नमेंट ने अपनी पावर रखी अपने हाथ में, जब चाहे किसी को नोटिफाई कर सकती है, ठीक है। He is neither casual taxable person or non-resident taxable। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बताया था बेटा, बताया था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सीटीपी एनआरटीपी, सीटीपी में क्या बताया था? देखो अब पढ़े नहीं साथ साथ। ज्वेलरी वाला बताया था, मुंबई जाके सेल करा था साड़ियाँ गहने सब, कहता आप तो यहीं ले आता हूँ, फिर वो बनारस से गया, इधर गया, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। एनआरटीपी फॉरन से व्यक्ति बुलाया। तो सीटीपी और एनआरटीपी भी क्या नहीं ले सकते? कंपोजिट स्कीम नहीं ले सकते। मतलब एक व्यक्ति सीटीपी एनआरटीपी नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट है इसी के अंदर, लैप्स ऑफ ऑप्शन ऑफ कंप्लायंस कंपोजिट स्कीम। कहता है कंपोजिट स्कीम कब लैप्स हो जाएगी? सुनो, जैसे उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस करेगी तो लैप्स हो जाएगी। मतलब उस दिन से वो कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा, रेगुलर स्कीम में आ जाएगा। रेगुलर स्कीम समझते हो? उसमें वो पूरा टैक्स देगा, खरीद के लाया उस पर क्या लेगा? इनपुट लेगा। तो जैसे मान लीजिए पिछले साल में उसकी टर्नओवर 1 करोड़ 40 लाख थी, हेलो, तो करंट ईयर में वो कंपोजिशन ले सकता है, ले दिया। करंट ईयर में मान लो उसकी जुलाई तक सेल होगी 1 करोड़, ठीक है। अगस्त में होगी 1.25 करोड़, ठीक है। अक्टूबर में होगी 1 करोड़ 45 लाख, ठीक है। नवंबर में होगी 1 करोड़ 50 लाख। तो नवंबर में 1 करोड़ 50 लाख जैसे क्रॉस करेगा ना, उसके बाद से वो कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा। मतलब नवंबर से फिर वो रेगुलर में आ जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे वो लिमिट क्या करेगा बेटा? क्रॉस करेगा, वैसे उस लिमिट से क्या हो जाएगा? वो कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा, ठीक है बेटा। लैप्स ऑफ ऑप्शन ऑफ कंपोजिट स्कीम कब लैप्स होगा? पता लग गया बेटा? बोलो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लैप्स हो गया। अब इस साल टर्नओवर होगी 2 करोड़, अगले साल कंपोजिशन लेने के लिए पिछले साल की देखेंगे, और पिछले साल की तो 2 करोड़ है, तो अगले साल तो पहले दिन से ही रेगुलर में रहेगा वो। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए करंट ईयर की देखते हैं, पिछले साल की देखते हैं? पिछले साल की देखेंगे, करंट ईयर में कंपोजिशन मिल जाएगी। अगर करंट ईयर में भी आपने लिमिट क्रॉस हो गए तो जिस दिन लिमिट क्रॉस करोगे उस दिन से आप किस में आ जाओगे? रेगुलर में आ जाओगे, और अगले साल पहले दिन से रेगुलर में रहोगे क्योंकि पिछले साल की लिमिट क्रॉस कर चुके हो। बोलो बात समझ आएगी? ठीक है। उसके बाद
जिस व्यक्ति ने बेटा कंपोजिशन स्कीम ले ली, सुन लो ध्यान, उसको 1% या 2%, आपको बताया था ना मैंने, बोलो बेटा, है ना, वो क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वो टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकता, किससे, पब्लिक से। गवर्नमेंट से थोड़ा टैक्स कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट की बात हो रही है, इनपुट थोड़ा कह रहा हूं मैं। मतलब जिस व्यक्ति ने कंपोजिट स्कीम ले रखी है वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, उसको अपनी जेब से देना पड़ता है। नो पावर टू कोलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर एंड द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेलेबल, दोनों पॉइंट इकट्ठे लिख दिए। कहते एक तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ये ड्रॉबैक हो गया ना कंपोजिशन का, कमी होगी नहीं होगी, एक तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, दूसरा वो परचेज करके लाया उसके ऊपर आईटीसी भी नहीं ले सकता। क्लियर बात। अब प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा, पढ़ो। Z Limited, a manufacturing concern of Chennai, has opted the composition scheme, furnishing you with the following information for financial year 21-22. It's required to you determine its composition tax liability and total tax liability. कहता है उसकी composition tax liability निकालो और total tax liability निकालो। चलो, तो टैक्स बेटा किसके ऊपर लगेगा, एग्रीगेट टर्नओवर पर लगेगा, ठीक है। अब इसमें ये नहीं पूछा हमसे युवराज कि वो ले सकता है या नहीं ले सकता, वो कहता है कंपोजिशन स्कीम में है, उसका कंपोजिशन का क्या निकालो, टैक्स निकालो कितना बनता है, ठीक है। फॉर द ईयर 22-23 इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस आर रुपी 1,58,00,000। कहता है उसकी करंट ईयर में सेल जो है वो इतनी हुई है 1,58,00,000। द ब्रेकअप ऑफ सप्लाई आ रहा है, इसको ब्रेकअप दिया हुआ, पढ़ो बेटा ब्रेकअप क्या क्या है। देखो बेटा, ये कहता है कि रिवर्स चार्ज बेसिस को जोड़ के 1,58,00,000 है। कहता है इंटरस्टेट सप्लाई, ठीक है जी, ऑफ गुड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्स चार्जेबल और 5% जीएसटी कितना बेटा, 62,00,000। ये पूछ रहे हो आप, नहीं इसमें 5% जीएसटी नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, सुनना। और वैसे भी कंपोजिशन वाला अलग करना ही नहीं है, क्योंकि उसको इनपुट तो मिलेगा नहीं, उसका तो कॉस्ट का पार्ट ही बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे भी ये इंटरस्टेट सप्लाई है बेटा, क्या बेटा, सप्लाई ऑफ गुड्स एक्स, और परचेज ये तो सप्लाई है, ठीक है। इस कितनी जीएसटी से उसके ऊपर 5%, मतलब नॉर्मल स्कीम में 5% है उसके ऊपर, बता रहा है क्वेश्चन आपको। इंट्रास्टेट सप्लाई मेड विच आर चार्जेबल टू जीएसटी एट नील रेट, ठीक है। इंट्रास्टेट सप्लाई विच इज होली एग्जेम्प्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, ये अपने टोटल में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। समझ आ गया क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये परचेज है, और लिखा इसलिए है कि इसमें रिवर्स चार्ज को हमने टैक्स दिया है तो परचेज ही ना। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स वाई चार्जेबल टू टैक्स 18%, ठीक है। ये देखो 62 ले लिया बेटा, बोलो 31 आ गया, 27 लाख आ गया, ये 8 लाख आठ से बड़ा लेंगे नहीं, 30 लाख, टोटल कितना हुआ 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे ये नहीं पूछा उसको ले सकता है या नहीं ले सकता, ये नहीं पूछा, मैं बता रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा था अगर मैन्युफैक्चरर है तो जीएसटी की रेट क्या थी, 2%, रेस्टोरेंट वाला है तो 5, और अदर है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया, तो क्या मानेंगे, क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग जीएसटी कितनी देना, नहीं चेक करो आप एक बार दोबारा। मैन्युफैक्चरिंग पे
ये देखो टैक्स रेट मैंने आपको जो बताई थी वो ये बताई थी, ऊपर देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम रेट। गवर्नमेंट मैक्सिमम इतना रेट लगा सकती है, इससे ऊपर जीएसटी नहीं लगा सकती। मैन्युफैक्चरिंग में कितना लगा सकती है, 2, रेस्टोरेंट पे 5 और अदर पे 1। ये गवर्नमेंट लगा सकती है, पावर है गवर्नमेंट के पास, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट जीएसटी की रेट क्या है, वो ये रख रखी है, रेट ऑफ टैक्स ऑफ कंपोजिशन एट प्रेजेंट ये लगा रखी है इन्होंने, ठीक है। एट प्रेजेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे 0.5 लगेगी, तो 0.5 क्या होगी, 1 होगी बेटा, ठीक है जी। और बेटा रेस्टोरेंट में 5 ही है, एनी अदर पे कितना है, 1 ही है। और रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर द कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 एंड वो सर्विस पे 6 है, सेम है। समझ आ गई मेरी बात, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चर के ऊपर क्या दे रखी है उन्होंने, 1% की हुई है एट प्रेजेंट। स्टार्टिंग में 2 थी लेकिन अभी एक बार घटा रखी है, ठीक है। वो मैक्सिमम लिमिट है, एट प्रेजेंट ये लिमिट लागू है, लिमिट घटा बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। चलिए आगे बात समझ में, आगे बेटा चलिए। तो इसके अंदर ये आ गया 1,50,00,000, इसका 1% जीएसटी कितना आया, 1,50,000। यहां तक कोई डाउट है, हेलो। ये तो कंपोजिशन टैक्स देगा, ये क्या देगा। अब सुन, इसने पूछा कंपोजिशन टैक्स बताओ और टोटल टैक्स बताओ। अब एक तो ये टैक्स देगा, एक रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा या नहीं देगा, देगा। कितनी परचेज की इसने, 8 लाख, उसका रिवर्स चार्ज में टैक्स। रिवर्स चार्ज पर कंपोजिशन लागू नहीं होता, कंपोजिशन किस पे लागू होता है, नीरज, सप्लाई पे। ये तो परचेज है आपकी, इस पे तो 12% देना पड़ेगा। 8 लाख का 12% देखो, अगले पेज में 96,000 आ गया, तो 96,000 वो देगा और 1.5 लाख वो देगा, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, 2,46,000। और आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी है। कोई डाउट है क्या, बोलो बेटा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, 4। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी है, अभी करेंगे। करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। अगर नॉर्मल स्कीम लेता है, अच्छा मेरी बात सुनो, किसी व्यक्ति की टर्नओवर 60 लाख रुपए है, तो वो कंपोजिट स्कीम ले सकता है, तो नहीं ले सकता। हाँ तो 60 लाख ही है उसकी, ले सकता है। अच्छा, अगर वो कंपोजिट ना ले तो उसकी इच्छा है, तो नहीं लेगा तो किस में होगा, रेगुलर स्कीम में होगा। रेगुलर स्कीम में क्या होता है, जो रेट होती है वो लगती है, और जो परचेज करके लाता है उसका क्या मिलता है, इनपुट, और नेट पे करता है, याद है। और कंपोजिशन में क्या होता है, जो परचेज करके आया उसका टैक्स का इनपुट नहीं मिलता, और जो 12% या 18% या 5% वो नहीं लगती, क्या लगती है, 1%, 1% अदर पे, रेस्टोरेंट पे 5, सर्विस पे 6, है ना। अब आपसे ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति है, आप बताओ दोनों में से कौन सी स्कीम ले, आपसे पूछ रहा है, समझाया क्वेश्चन। दोनों में से अपने क्या करेंगे, रेगुलर स्कीम मान के करेंगे, एक बार कंपोजिशन मान के करेंगे, जिसमें टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी, हम कह देंगे स्कीम में। करके देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 नहीं करना, 6 करना है। और 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 6 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा। ये सारी यूनिवर्सिटी में आ गया, अभी तक एमजीएसयू में नहीं आया है, तो एमजीएसयू में अब की बार आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, आपने खुद ने किया, नॉर्मल जीएसटी के अंदर देखा आपने, डीलर को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,94,000, है ना। देखो दो तरीके हैं, 2,94,000, और रेगुलर में कंपोजिशन प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3,40,000। अब आप बताओ क्या लेगा बेटा, तो बिजनेस किया ही क्यों जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, तो इसमें प्रॉफिट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये कंपोजिट स्कीम लेगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर 100% अब की बात।
ठीक है, तो ये को एग्जाम्पल नंबर 6 आपने किया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैड इफेक्ट इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ 88 लाख एंड इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कितनी बेटा 10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। द कंपनी वांट टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। मतलब 21-22 की सेल देती, 22-23 में कंपोजिशन लेना चाहती है, तो बताओ ले सकती है या नहीं ले सकती। 28 लाख थी और 10 लाख ये थी, तो 98 लाख थी। लेकिन 98 लाख देखते के साथ इंटरस्टेट सप्लाई की है, इसलिए नहीं ले सकती। आंसर देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन सीजीएसटी एक्ट, इफ ए मैन्युफैक्चरर इज एंगेज इन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड देन ही कैन नॉट ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ कंपोजिशन स्कीम। समझा गया मेरी बात। इन द गिवन केस, हाँ टर्नओवर कम है लेकिन इंटरस्टेट सप्लाई है इसलिए नहीं ले सकता। इन द गिवन केस सिंस एबीसी लिमिटेड इज इफेक्टिव टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई कितनी है 10 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। हैंस ऑन दिस बेसिस इट कुड नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22, बट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द एबीसी कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 did not exceed 1.5 crore, hence it can opt for composition scheme for the financial year 22-23. If it opt for composition scheme for financial year 22-23, then he shall not affect interstate outward supply during the 22-23 financial year। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्या समझाया देखो। जो इंटरस्टेट सप्लाई, मेरी बात सुनो ध्यान से, इंटरस्टेट सप्लाई अगर करता है ड्यूरिंग द ईयर तो वो बेटा क्या नहीं ले सकता, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। देखो हल्के में मत लेना, आसान बहुत है लेकिन समझना पड़ेगा। ये देखो ही, इधर एक, इधर एक बेटा, he is not making any interstate outward supply of goods or service, that is registered person not supply goods or outside the state can opt for this scheme। A person making interstate sale cannot opt for this scheme। समझ आ गया। अगर इंटरस्टेट सेल करता है तो वो कंपोजिशन नहीं ले सकता। अब ध्यान से सुनो, कौन से ईयर के लिए पूछ रहा है वो, क्वेश्चन निकालो कौन से ईयर के लिए पूछ रहा है। वो पूछ रहा है 22-23 में ले सकता है या नहीं ले सकता, यही पूछ रहा है ना। 22-23 के लिए पूछ रहा है ना, तो आप बताओ 22-23 में ले सकता है या नहीं। 22-23 की देखने के लिए अब कौन सी सेल देखेंगे, 21-22 की। देखो 21-22 की देख ली। अब जो इंटरस्टेट सप्लाई है वो पिछले साल नहीं होनी चाहिए या करंट ईयर में नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे नहीं, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। ये देखो क्या लिखता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(2), ये कंपोजिशन का सेक्शन है बेटा। द सीजीएसटी एक्ट 2017, इफ ए मैन्युफैक्चरर इज एंगेज आउटवर्ड सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, ठीक है,